प्लस टी तक तो पूरे हो गए ना, 1 से लेकर आर प्लस टी तक। इसी तो तरह सर ए ये टेंसर टी, जो है। ये एस, ये एस है, ये टी जो है ना ये एस है, ये गलती से टी लिखा गया। ठीक है, ये जो वी के आखिर में लिखा हुआ है ये एस है। ठीक है। जी सर, यही पूछ रहा था सर, ये अब एस पे है और बी जो है वो टी से यू तक पे होगा। जी जी। ठीक। तो सर, ठीक है। और अब ठीक होगी सर ये बात। सिमेट्रिक, जी सर, सर सिमेट्रिक अलजेब्रा में हम जो सब स्पेस लेते हैं, सिमेट्रिक सब स्पेस लेते हैं वो टी आर की लेते हैं। हम्म। और जो स्क्यू सिमेट्रिक सब स्पेस लेते हैं वो टी एस की लेते हैं, टी जीरो एस की। नहीं, एक ही यहाँ पे बात है। कॉन्ट्रा वेरिएंट लेते हैं। नहीं नहीं, वो ऊपर भी ले सकते हैं, वो दोनों ले सकते हैं। सिर्फ ऊपर ठीक। और नीचे अलग अलग इसलिए लेते हैं, इनके दोनों ले सकते हैं आप, ऊपर वाली लें या नीचे वाली भी। सिर्फ उसमें ये होता है कि चूंकि जो हमने सिमेट्री चेक करनी होती है ऊपर वाली इंडेक्स की ऊपर वाले के साथ चेक होगी, ऊपर वाली की नीचे वाले के साथ चेक नहीं होती ना, तो या तो सिर्फ ऊपर वाली लेंगे या नीचे वाली, दोनों ले सकते हैं। तो सिमेट्रिक सर सिर्फ ये दोनों में देखें तो ना, हो यहाँ सकता है। दोनों ली हुई है, ये देखें, ये सिमेट्रिक टेंसर है ना, सिमेट्रिक अलजेब्रा में हमने कहा एस आर ऑफ टी आर जीरो एंड एस एस ऑफ टी जीरो एस, यानी कि ऊपर वाली भी ली हुई है नीचे वाली भी, दोनों सिमेट्रिक के लिए ली हुई। जी सर, तो सर दोनों के लिए भी ले सकते हैं अगर दोनों एस के लिए, आर एस ऊपर वाली इंडिसेस में सबस्पेस। सिमेट्रिक, नीचे वाली इंडिसेस में सिमेट्रिक, या ऊपर वाली इंडिसेस में स्क्यू सिमेट्रिक, नीचे वाली इंडिसेस में स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों ले सकते हैं अपर लोअर दोनों इंडिसेस के ठीक है सर, तो फिर उनमें वेरिएबल भी फिर मिक्स होंगे। अंदर। जी जी। और सारे वो जो एग्जांपल्स आपने करवाई थी असाइनमेंट के तौर पे जो दी थी सिमेट्रिकल अलजेब्रा में, कौन सी वाली? सर ये जो पर आपने तीन टू बेसिस और को ऑपरेट टू किया। और फोर वाली, ये वाली। जी सर। नहीं सर, मैंने कहा इसे। था टू, ये टू और फोर के लिए करें ना, ये वाली। जी सर। सर फोर के लिए तो जो साइकिल बनेगा वो चार का साइकिल बनेगा, उसके बाद साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो फिर बीच में से एक छोड़ना पड़ेगा। यार जैसे, छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, 24 बनते हैं उसके, फोर फैक्टोरियल। जी सर, एस अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा, इस तरह अगर चार हाँ, बनाए हम यानी कि साइकिल के 12 पे साथ। साइकिल बनेगा, 12 पे स्क्यू साइक्लिक बनेगी ना, 12 पे साइकिल बनेगा, 12 पे नहीं बनेगा। ठीक है सर। हम्म। और सर ये जो एग्जांपल है ई वन टेंसर ई टू। हाँ, ये तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना था, ये तो उसके लिए हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम कहते हैं कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन लें, उसको इक्वल टू जीरो पुट कर और प्रूव कर देते हैं कि उसके कोफिशिएंट जीरो होंगे, अगर तमाम कोफिशिएंट जीरो हो जाए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। नीचे सिमेट्रिक प्रोडक्ट में जो था ई वन को ई वन के साथ हमने ऑपरेट किया था। फिर हम्म। हमने कहा था कि ये सिमेट्राइजेशन ऑपरेटर है ई वन टेंसर ई वन के जी ऊपर जी जी ऑपरेट। जी जी जी, उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। ठीक है, सर फिर वो टेंसर जो है वो फिर ऑपरेट किस पे होगा, हमने उसकी परमुटेशन खोल भी दी लेकिन हमने लिखा उसको इसी तरह टेंसर की फॉर्म में। कौन सा, मुझे पेज नंबर बताएं। सर मैं ये आपका इसी से सवाल, मैं सवाल सिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रोडक्ट टॉपिक है। नीचे से सिमेट्रिकल अलजेब्रा। ऊपर है ना यार, ये है। जी सर। हम्म। ये एग्जांपल सर, ये नीचे हुई है, इससे नीचे हाँ। सर। हम्म। ये सर। The symmetric product of symmetric tensors A and B is the symmetric tensor this। हाँ, इसमें क्या मसला है? नहीं सर, ये नीचे एग्जांपल हुई हुई है। हाँ जी। हाँ जी। सर ये ये देखें, ये E1 है ना, सिमेट्राइजेशन। E1 का मतलब है E1 को टेंसर प्रोडक्ट ले और फिर सिमेट्राइजेशन लगाएं। जी सर। सिमेट्राइजेशन का मतलब क्या होता है कि E1 क्रॉस E1 को उसके ट्रांसपोज से मल्टी ऐड करें। दो है ना, दो का मतलब होता है मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करना। तो यहाँ चूंकि दोनों सेम है तो इसका ट्रांसपोज भी E1 क्रॉस टेंसर E1 होगा, तो इसलिए हमने इसको उस पर ऐड कर दिया, प्रोसेस पूरा किया, जो हमने डेफिनेशन लगाई थी वो डेफिनेशन कंप्लीट किया हमने। ठीक है। लेकिन सर ऊपर जो सिंपल वाली थी उसमें हमने टेंसर के अंदर वेरिएबल्स की परमुटेशन ली थी। किधर? सर जो अल्फा बीटा गैमा वाली थी उसमें हमने अल्फा बीटा गैमा को आपस में इंटरचेंज और नहीं करके नहीं, ये। वो ठीक है, लेकिन जो बेसिस सेट होते हैं वो बेसिस सेट पे तो उसी के एलिमेंट्स होते हैं ना, तो वो बजाते खुद भी तो वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ये हमने बेसिस सेट के लिए कहा है कि बेसिस सेट भी आपस में इस तरह से बनेंगे। देखें, बेसिस सेट भी तो वहीं से आते हैं ना, वो जिस स्पेस के एलिमेंट है उसी स्पेस के एलिमेंट से ही बेसिस सेट बनता है ना। जी सर। हाँ, यानी कि E1 E2 भी तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे, तो तब वेक्टर स्पेस की बेसिस सेट बनेगा, वरना तो नहीं बेसिस सेट बनेगा, इसलिए उनके लिए भी ये प्रूव किया हुआ।
ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? लोग आ गए हैं काफी। चैनल लेट्स आपको शो भी हो रहा है गालबन, स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? जी सर। तो बस फिर इंशाल्लाह हम जो है आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है, और दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू दी वेक्टर. Bismillahirrahmanirrahim. Today we start the new topic on the vector analysis on manifolds. तो बेसिकली हम जो है डिफाइन करना चाहेंगे, जिस तरह हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या यूक्लिडियन स्पेस के अंदर हम वेक्टर फील्ड्स डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो वो वेक्टर फील्ड होता है. फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है a विच इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो ये एक वेक्टर है. लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो a वेक्टर है इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा a1 फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड i प्लस a2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड j प्लस a3 फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड k. तो तब ये एक वेक्टर फील्ड बन जाएगा. हम कहेंगे कि जब भी मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज करता हूं तो आई गेट अ पर्टिकुलर वेक्टर. लेकिन इन जनरल ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होगा, और जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होता है उसको हम वेक्टर फील्ड बोलते हैं. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट वेक्टर फील्ड्स. आज हम चाहते हैं कि टू डिफाइन द वेक्टर फील्ड्स ऑन द मैनीफोल्ड, तो वो जो वेक्टर फील्ड्स है बेसिकली वो भी हम कहते हैं कि ये जो ए वेक्टर है ये आर क्यूब के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हम पॉइंट किसके सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, ट्रिपलेट पुट कर रहे हैं ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वो आर क्यूब के ऊपर ऑपरेट हो रहा है. तो बेसिकली वो एक फंक्शन होता है. सो यहां भी हम डिफाइन कर रहे हैं अ वेक्टर फील्ड एक्स ऑन अ सबसेट ई ऑफ एम where m is a manifold is a function which assigns to each point that belongs to E a vector x of p at p such that this x of p is a tangent vector at the point p, and since all tangent vectors at the point p falls in the set mp, therefore this x of p is an element of mp. तो हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसी मैपिंग है जो जब किसी पॉइंट पे ऑपरेट होती है तो उसे पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर बनाती है. जब वो पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर है तो जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट वेक्टर होगा उस पॉइंट की टेंजेंट स्पेस के अंदर चला जाएगा. लेकिन इन जनरल जब हम मैनीफोल्ड के ऊपर बात करते हैं तो मैनीफोल्ड के ऊपर तो इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं. इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स का मतलब है हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अपनी टेंजेंट स्पेस है, तो हम मुख्तलिफ टेंजेंट वेक्टर्स के ऊपर फॉल करेंगे. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रेंज सेट है वो ऑल टेंजेंट वेक्टर्स होगा ऑन डिफाइंड ऑन द मैनीफोल्ड एम. तो जो ऑल टेंजेंट वेक्टर्स का सेट है उसे तो हम कहते हैं टेंजेंट बंडल ऑफ एम, और उसे टी एम से लिखते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एक्स है ये एक फंक्शन होगा जो ई विच इज अ सबसेट ऑफ एम उस पे ऑपरेट होगा, और इसकी जो आउटपुट होगी वो एक टेंजेंट वेक्टर होगा, और तमाम टेंजेंट वेक्टर चूंकि टेंजेंट बंडल के अंदर होते हैं इसलिए इसका रेंज सेट टेंजेंट बंडल होगा. इफ u इज अ कोऑर्डिनेट नेबरहुड विद कोऑर्डिनेट xi, और हम कहते हैं कि अगर u जो है कोई कोऑर्डिनेट नेबरहुड है किसी पॉइंट p का और उसके कोऑर्डिनेट्स xi हैं, देन फॉर ऑल p बिलोंगिंग टू u पार्शियल आई ऑफ p हमें पता है कि बेसिस सेट बनाएगा फॉर द टेंजेंट स्पेस mp. ये हमने प्रूव किया फर्स्ट चैप्टर के अंदर. देयरफॉर फॉर p बिलोंगिंग टू e देयर आर रियल नंबर्स xi ऑफ p. इसका मतलब क्या होगा कि चूंकि ये टेंजेंट वेक्टर्स बनाते हैं और हर टेंजेंट वेक्टर जो है वो लिखा जा सकता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस सेट, और यहां पे चूंकि एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस सेट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं तो देयरफॉर एवरी टेंजेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स. और हम ये कह रहे हैं कि ये जो x ऑफ p है ये लिखा हुआ है, दिस x ऑफ p बिलोंग्स टू mp. तो इसका मतलब ये है कि ये जो x ऑफ p है इसको भी हम लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो हमने x ऑफ p को लिख लिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं इनको मैं कैपिटल xi ऑफ p कह रहा हूं, ये रियल नंबर्स होंगे, तो ये कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द टेंजेंट वेक्टर. तो ये कोफिशिएंट्स हैं और ये उसके पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ये टेंजेंट वेक्टर बना x ऑफ p. इफ v इज अनदर कोऑर्डिनेट नेबरहुड, और हमें यह पता है कि एक पॉइंट एक से ज्यादा नेबरहुड के अंदर आ सकता है, और
हर नेबरहुड के अपना मैपिंग होती है जो उसको यूक्लिडियन स्पेस में लेके जाती है। इन अदर वर्ड्स, हर कोऑर्डिनेट नेबरहुड के अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर v एक और कोऑर्डिनेट नेबरहुड है तो v के कोऑर्डिनेट्स अगर yi हों तो हम कहते हैं कि yi के करस्पॉन्डिंग उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कैपिटल yi होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर मैं इसके कंपोनेंट्स yi हों तो मैं x ऑफ p को दूसरे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो x ऑफ p लिखा जाएगा yi ऑफ p पार्शियल बाई पार्शियल yi ऑफ p, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट y लिखा जाएगा। तो हम कहते हैं कि हम कंपोनेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चूंकि ये एक ही टेंजेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं तो जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में ट्रांसफॉर्म होंगे इस रिलेशन से जिसे हम बोलते हैं yi इज इक्वल टू एक्स जे पार्शियल वाई आई बाई पार्शियल एक्स जे। कहने का मतलब है ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को फॉलो करेंगे कि हम एक जिकोबियन से मल्टीप्लाई करें तो वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इफ f इज अ सी इन्फिनिटी रियल वैल्यूड फंक्शन, कि अगर f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है यानी कि f इन्फिनिटी p का एलिमेंट है, डिफाइंड ऑन एन ओपन सेट w ऑफ द मैनिफोल्ड m, देन x f यानी कि x जो है ये चूंकि एक ऑपरेटर है ना, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो दिस x इज नथिंग, दिस इज एन ऑपरेटर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर है। तो दिस x जब f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है वेरिएबल्स का, तो जब x इस पे ऑपरेट होगा तो ये जो है ये भी इस तरह से ऑपरेट होगा क्योंकि ये उसके पार्शियल और उस पॉइंट पे कैलकुलेट होंगे। तो एक्स एफ किसी पॉइंट पे ऑपरेट करने का मतलब है कि हम एक्स ऑफ पी उस फंक्शन एफ पे ऑपरेट करें वेयर एक्स ऑफ पी इज द पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर फॉर ऑल पी बिलोंगिंग टू डब्ल्यू इंटरसेक्शन ई। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है कि एक्स एफ का पी पे ऑपरेट होना, यानी कि एक्स जब फंक्शन एफ पे ऑपरेट हुआ तो एक फंक्शन की वैल्यू आएगी, उसके अंदर पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो ऐसे ही है कि जैसे टेंजेंट वेक्टर एक्स ऑफ पी एफ के ऊपर ऑपरेट हो। दीज वेक्टर फील्ड सेटिस्फाई, तो ये जो वेक्टर फील्ड है कैपिटल एक्स ये सेटिस्फाई करते हैं एक तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी कि एक्स ऑफ ए एफ प्लस बी जी इज इक्वल टू ए एक्स एफ प्लस बी एक्स जी, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी विच इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ द डेरिवेटिव कि एक्स ऑफ एफ जी इक्वल होगा एक्स एफ जी प्लस एफ एक्स जी। तो ये पार्शियल ये डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं चीजें, आपको पता है कि वो डेरिवेशन बन जाती है क्योंकि जो लीनियर भी हो और प्रोडक्ट रूल भी सेटिस्फाई करे तो इसका मतलब है ये जो x है जिसे हम वेक्टर फील्ड कह रहे हैं ये भी एक डेरिवेटिव ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है। तो आल्सो x f को, क्योंकि x को हम लिख चुके हैं कि x इज नथिंग, x इज एक्स आई पार्शियल आई। x क्या है? x तो बराबर, अगर मैं इस p को बीच में से गायब कर दूं क्योंकि p पॉइंट पे ऑपरेट हो रहा है, अगर पॉइंट खत्म कर दूं तो दिस कैपिटल x इज एक्स आई पार्शियल आई। तो अगर मैं इस x को f पे ऑपरेट करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स आई पार्शियल आई ऑफ f पे ऑपरेट होगा। तो अ वेक्टर फील्ड x इज c infinity if its domain E is open and for every c infinity function f x f is also c infinity function। तो अगर x c infinity है तो एक्स एफ भी सी इंफिनिटी होगा। नेक्स्ट एक शॉर्ट सी प्रोपोजिशन है कि अ वेक्टर फील्ड इज सी इंफिनिटी। जी किसी ने कुछ पूछना है? सर ये जो एक्स है ये एमपी का एमपी स्पेस की सब स्पेस है ना? कौन सी एक्स? ये एक्स तो टेंजेंट है ना, टेंजेंट वेक्टर फील्ड। नहीं नहीं, एफ तो फंक्शन है, एफ इंफिनिटी पी का एलिमेंट है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन। ये स्मॉल एक्स सर एक्स एक्स जो है ये एक वेक्टर फील्ड, एक फंक्शन है। जो फंक्शन जब मैनीफोल्ड के पॉइंट पे ऑपरेट होता है तो टेंजेंट वेक्टर देता है। ठीक है, ठीक है। एक्स ऑफ पी एमपी का एलिमेंट है, एक्स एमपी का एलिमेंट नहीं। एक्स ऑफ पी एमपी का एलिमेंट है। एक्स ऑफ क्यू हो जाएगा तो एम क्यू का एलिमेंट हो जाएगा, एक्स ऑफ आर होगा तो एम आर का एलिमेंट होगा। एक्स बजाते खुद एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो अ वेक्टर फील्ड इज सी इंफिनिटी, यानी कि अगर कोई वेक्टर फील्ड सी इंफिनिटी है होता है इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई द कंपोनेंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं कैपिटल एक्स के हम लिख रहे हैं वो कैसे निकलेंगे कि हम एक्स को चूंकि
ईच एक्स आई जो है वो बजाते खुद एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं और हर कोऑर्डिनेट फंक्शन बजाते खुद रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो हम ये कहते हैं कि एक्स चूंकि एफ पे ऑपरेट हो सकता है, तो जब एक्स एक्स आई पे ऑपरेट होगा तो उसका एक्स एक्स वन पे ऑपरेट होगा तो कैपिटल एक्स वन देगा, एक्स एक्स टू पे ऑपरेट होगा तो कैपिटल एक्स टू देगा, एंड सो ऑन। तो ये अगर वेक्टर फील्ड सी इंफिनिटी है तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, ये रिजल्ट होल्ड करता है तो वेक्टर फील्ड सी इंफिनिटी होगा। लेट्स एक्स भी सी इंफिनिटी एंड एक्स आई, ये गिवन है कि एक्स आई एक्स एक्स आई के बराबर है। सिंस एक्स इज सी इंफिनिटी और एक्स आई आर सी इंफिनिटी एंड कंपोजिशन ऑफ सी इंफिनिटी फंक्शन इज सी इंफिनिटी, देयरफॉर एक्स आई इज सी इंफिनिटी। कन्वर्सली अगर एक्स सी इंफिनिटी के कंपोनेंट सी इंफिनिटी इनके एक्स आई सी इंफिनिटी है तो ये सी एक्स आई, छोटा एक्स आई भी सी इंफिनिटी होता है, कैपिटल एक्स आई भी सी इंफिनिटी होता है। ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि ये जो इस रिलेशन के अंदर कैपिटल एक्स भी सी इंफिनिटी हो, देयरफॉर कैपिटल एक्स भी सी इंफिनिटी। ये छोटा सा एक रिजल्ट है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस उस तरह से नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये कहते हैं कि अगर मैं कोई टेंजेंट लूं एमपी के अंदर, टी बिलोंग्स टू एमपी and every tangent can be expressed as a linear combination of the partial derivatives, तो t को मैं लिख सकता हूं ai partial I of p, ये हमने पहले भी लिखा। Thus t is the value at p of c infinity vector field x। अब चूंकि t जो है वो पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर है, तो हर पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर चूंकि जब मैं कैपिटल x किसी पॉइंट पे ऑपरेट करता हूं तो वो भी एक पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर देता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर स्मॉल टी से मैंने लिखा हुआ है, ये वही टेंजेंट वेक्टर है जो कैपिटल एक्स जब पी पे ऑपरेट होता है तो आता है, यानी कि ये कैपिटल एक्स ऑफ पी वाला टेंजेंट वेक्टर है। तो हम ये कहते हैं कि दिस इज अ टेंजेंट वेक्टर टी व्हेन एक्स ऑपरेट्स ऑन द पॉइंट पी। हम ये कहते हैं कि इफ g इज अ फंक्शन फ्रॉम m to r, सो g इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट कि g ऑफ p जब g p पे ऑपरेट होता है तो 1 देता है एंड g वैनिशेस आइडेंटिकली आउटसाइड, और बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर 0 हो जाता है, यानी कि एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू 1 आती है, बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर उसकी वैल्यू 0 आती है। देन वी मे डिफाइन, तो तब हम y को डिफाइन कर सकते हैं g इंटू एक्स, क्योंकि g जो है 1 होगा अदरवाइज 0, यानी कि w के ऊपर तो 1 होगा अदरवाइज वो 0 होगा। देन y इज अ सी इंफिनिटी वेक्टर फील्ड ऑन ऑल m सच दैट y ऑफ p इज इक्वल टू t। तो तब हम कह सकते हैं कि y जो है वो एक वेक्टर फील्ड होगा, जब वो p पॉइंट पे ऑपरेट होगा तो वो t जवाब देगा। अब दो चीजें हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर है और एक वेक्टर फील्ड है, ये दो चीजें हैं। वेक्टर फील्ड एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, जब वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ऑपरेट होता है तो मुख्तलिफ पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर्स देता है। x जो है p पे ऑपरेट होगा तो x ऑफ p एक टेंजेंट वेक्टर देगा, x कैपिटल x q पे ऑपरेट होगा तो x ऑफ q एक पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर देगा, कैपिटल x r पे ऑपरेट होगा तो x ऑफ r पे टेंजेंट वेक्टर देगा, पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर देगा। तो ये दो चीजें हैं, वेक्टर फील्ड और पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर, ये दो चीजें हैं। तो जो पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर है इसको हम कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन है वेक्टर फील्ड की, और वेक्टर फील्ड को कहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर की एक्सटेंशन है, यानी कि ये आपस में इनका ताल्लुक है। वेक्टर फील्ड z इज अ सी इंफिनिटी एक्सटेंशन ऑफ t बिलोंगिंग टू mp। कब सी इंफिनिटी एक्सटेंशन होगी? कि जब z को मैं p पॉइंट पे ऑपरेट करूं तो t जवाब आए, तो ये t रिस्ट्रिक्शन होगी और z जो है एक्सटेंशन होगी। जिस तरह से हमने वेक्टर फील्ड्स डिफाइन किए हैं, क्योंकि वेक्टर फील्ड्स क्या है कि हम एक फंक्शन लेते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ऑपरेट होता है तो एक पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर देता है, तो वो आपका बनता है वेक्टर फील्ड। इसी तरह अगर हम कोई टेंसर लें और पर्टिकुलर टेंसर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑपरेट करें तो वो पर्टिकुलर टेंसर बन जाए तो हम कहेंगे कि वो टेंसर फील्ड होगा। बिल्कुल जिस तरह वेक्टर फील्ड हमने डिफाइन किया कि एक ऐसा फंक्शन जो मैनीफोल्ड के ऊपर डिफाइन हो वेक्टर फील्ड के केस में, और हमने कहा वो टेंजेंट बंडल का एलिमेंट बन जाए, तो वो यानी कि एक टेंजेंट बन जाए तो हम कहते हैं कि वो एक वेक्टर फील्ड होता है। तो यहां हम कह रहे हैं कि एक ऐसा टेंसर फील्ड एक ऐसा फंक्शन है जो जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑपरेट हो तो एक पर्टिकुलर टेंसर बन जाए। तो हमें इसके लिए रेंज सेट, जिस तरह वहां पे रेंज सेट हमारे पास टेंजेंट बंडल डिफाइन था, टेंजेंट बंडल होता है सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स, इसी तरह मुझे सेट ऑफ ऑल टेंसर्स ऑफ टाइप आर एस भी चाहिए।
तभी मैं उसके अंदर लेके जा सकता हूं ना कि टेंसर ऑफ टाइप आर एस में चला गया। उसके लिए मुझे जो रेंज सेट है, जिस तरह हमने कहा सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स, जिसे हम टेंजेंट बंडल कहते हैं, इसी तरह टेंजेंट बंडल से मिलता जुलता मुझे सेट चाहिए, सेट ऑफ ऑल टेंसर्स ऑफ टाइप आर एस टाइप का। तो हम पहले वो डिफाइन करेंगे, फिर टेंसर फील्ड की डेफिनेशन करेंगे। फॉर ईच टाइप आर एस of tensor and each p belonging to M, there is the corresponding tensor space। यानी कि जिस तरह हमने टेंजेंट स्पेस ली कि वो टेंजेंट स्पेस जिसके अंदर तमाम टेंजेंट इंक्लूड होते हैं जो p पॉइंट पे डिफाइन होते हैं, इसी तरह जब हम टेंसर स्पेस MPRS लिखते हैं तो ये कहता है कि ये MPRS जो है ये एक स्पेस है जिसके अंदर तमाम टेंसर्स ऑफ टाइप आर एस हमने शामिल कर लिए, तो वो MPRS होगी। यानी कि तमाम टेंजेंट्स जिसमें शामिल होते हैं एट पॉइंट P वो MP होगी, तमाम टेंसर्स ऑफ टाइप आर एस एट पॉइंट P जिसके अंदर होंगे वो MPRS होगी। RS इसलिए लिखा हुआ है ये साथ, इस RS का मतलब है कि ये टेंसर ऑफ टाइप RS की बात हो रही है। सर तो यहाँ पे टेंसर टेंजेंट होंगे? नहीं, टेंजेंट तो एक वेक्टर होता है ना, टेंसर्स हैं हमने पहले डिफाइन किए हुए। टेंसर्स तो मल्टीलीनियर फंक्शंस हैं। टेंसर वही चीज है जो हम पिछले चैप्टर में डिफाइन कर रहे हैं। सर यहाँ पे मल्टीलीनियर फंक्शन ऑफ साथ टाइप रिलेट कर आरएस। रहे हैं नहीं, मैं रिलेट सर। इसलिए कर रहा हूं ताकि आप उसकी एनालॉजी में समझ जाएं इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि टेंसर्स जो है एवरी टेंजेंट वेक्टर इज अ टेंसर, ठीक है? तो हर टेंसर टेंजेंट वेक्टर नहीं होता ना, एक सब सेट है वो सुपर सेट है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से हमने टेंजेंट ये वेक्टर फील्ड डिफाइन किए, उसी एनालॉजी पे बिल्कुल उसी स्टाइल से हम टेंसर फील्ड भी डिफाइन करने जा रहे हैं। वहां पे क्या था कि वेक्टर फील्ड एक फंक्शन है जो m से लेकर tm तक आता है। अब tm टाइप का सेट वो तो टेंसर यानी कि टेंजेंट वेक्टर के लिए tm है, लेकिन मुझे टेंसर्स के लिए मैंने बंडल टाइप की कोई चीज अभी डिफाइन नहीं की थी। तो जब मैं एक टेंसर फील्ड डिफाइन करने जाऊंगा तो मुझे टेंसर बंडल भी तो चाहिए ऑफ टाइप आर एस। तो मैं पहले टेंसर बंडल डिफाइन करना चाह रहा हूं ताकि मैं एक रेंज सेट अपनी मैपिंग के लिए बना लूं। तो उसके लिए मैंने कहा जिस तरह हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट डिफाइन करते हैं कि सेट ऑफ ऑल टेंजेंट्स एट पॉइंट पी, वो जिस सेट में होते हैं वो एमपी होता है। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल टेंसर्स ऑफ टाइप आर एस एट पॉइंट पी, तो वो किस सेट में होंगे उसको मैं MPRS कहूंगा। दोबारा बोल रहा हूं कि सेट ऑफ टेंसर्स ऑफ टाइप आर एस एट पॉइंट पी इज डिनोटेड बाई MPRS। यानी कि तमाम वो टेंसर्स जिनकी टाइप आर एस है और वो पी पॉइंट के ऊपर डिफाइन हो रहे हैं वो MPRS के अंदर है। अगर क्यू पॉइंट पे डिफाइन होंगे तो MQRS के अंदर होंगे, अगर एल पॉइंट पे डिफाइन है तो MLRS के अंदर होंगे। तो ये इस तरह अब ये मेरे पास बहुत सारे टेंसर्स के ये MPs बनेंगे, यानी कि टेंसर्स ऑफ टाइप RS के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। अब मैं अगर इन सब की यूनियन लूं और मैं कहूं कि मैं जो है इन सब को कलेक्ट कर लेता हूं, जिस तरह मैंने MP MQ को कलेक्ट करके TM बना लिया था, तो यहां भी मैं कहता हूं फॉर फिक्स्ड RS द यूनियन ऑफ दीज स्पेसेस एज P वेरीज, यानी कि P बदल जाएगा ना, मैनीफोल्ड का पॉइंट बदल रहा है, इज कॉल्ड द बंडल ऑफ टेंसर्स ऑफ टाइप RS। तो उसे मैं कहूंगा कि ये बंडल ऑफ टेंसर ऑफ टाइप RS है ओवर M, और इसको मैं डिनोट करता हूं TRSM। तो TRSM बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल टेंजेंट्स, ऑल टेंसर्स ऑफ टाइप RS है। तो अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो TRSM हो जाएगा यूनियन P बिलोंग्स टू M MPRS। इन पर्टिकुलर जो टेंजेंट बंडल है वो T10M के बराबर है। टेंजेंट बंडल के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर्स होते हैं, और कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर की टाइप होती है 10, therefore TM is T10M। और जो इसका को टेंजेंट बंडल होता है वो T01M बनेगा। द स्केलर बंडल T00 वाला जो है उसमें स्केलर फंक्शंस आएंगे, एंड को टेंजेंट बंडल जिसे हम कहते हैं T01M, जिसको हम बंडल ऑफ डिफरेंशियल्स ऑफ M भी कहते हैं। तो अब हमने चूंकि रेंज सेट डिफाइन कर लिया विच इज TRSM, which is the tangent bundle of the tensors of type RS. Therefore, now I am in a position to define a tensor field in analogy with the definition of the vector field. A tensor field T of type RS is a function T from E to TRSM
such that when T operates on P, it gives us a particular tensor of type RS. जिस तरह X जो है जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे ऑपरेट होता है तो एक पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर देता है, इसी तरह जो कैपिटल T जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑपरेट होगा तो एक पर्टिकुलर टेंसर ऑफ टाइप RS देगा. A tensor field of type 10 is called a vector field. यानी कि अब स्पेशल केस है कि 10 टाइप का होगा तो उसे वेक्टर फील्ड बोलेंगे, जो हमने पहले पढ़ा है. इफ f is a C infinity function on E, then for all p belonging to E, dfp जिसे हम डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन कह रहे हैं एट पॉइंट p belongs to MP steric, यानी कि वो MP 01 का एलिमेंट होगा. और डिफरेंशियल ऑफ f जो है बेसिकली df, विच इज उसका जो रेंज सेट होगा वो T0M होगा, T01M होगा, कि जब भी डिफरेंशियल किसी पे ऑपरेट होता है तो वो एक कोवेरिएंट वेक्टर देता है जो कि टाइप 01 के अंदर आता है. इज अ टेंसर फील्ड ऑफ टाइप 01. अ टेंसर फील्ड T इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. हम कहते हैं कि ये जो टेंसर फील्ड हम डिफाइन कर रहे हैं ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक उस वक्त होगा जब इसको किसी पॉइंट पे ऑपरेट करेंगे और जो पर्टिकुलर टेंसर बनेगा वो अगर सिमेट्रिक होगा तो टेंसर फील्ड भी सिमेट्रिक होगा, वो अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा जो पर्टिकुलर टेंसर है तो टेंसर फील्ड भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा. If T is a tensor field of type RS, तो and θ1, θ2 and θ are tensor fields of type 01 and x1, x2 up to xs are vector fields. तो जो T है बेसिकली ये किस आर्गुमेंट्स इसके क्या होंगे, चूंकि ये फंक्शन है तो ये ऑपरेट होगा θ1, θ2 up to θr, x1, x2 up to xs at point P. जिस तरह हमने वहां पे डिफाइन किया था कि x का P के ऊपर ऑपरेट होना ऐसे ही है कि जैसे x ऑफ P x का f पे ऑपरेट होना ऐसे ही है जैसे x पहले P पे ऑपरेट हो और फिर वो f पे ऑपरेट हो. तो यहां भी T ऑफ समथिंग व्हेन ऑपरेट्स ऑन P का मतलब है कि T P पे ऑपरेट हो और वो जो है θ1 ऑफ P, θr ऑफ P, x1 ऑफ P अप टू सो ऑन xs ऑफ P पे ऑपरेट हो. ये बिल्कुल जो वेक्टर फील्ड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसकी कंटिन्यूटी में ये डेफिनेशन भी लिखी है. In particular, the components of T with respect to coordinates xi are the d power r plus s real valued function. तो components को अगर हम लिखना चाहें तो ti1 up to ir नीचे j1 up to js. तो जितने ऊपर इंडिसेस होते हैं उतने dxi पे ऑपरेट होता है, जितनी नीचे इंडिसेस होती हैं उतने पार्शियल डेरिवेटिव्स पे ऑपरेट होता है. तो हम इसको डिफरेंशियल्स और पार्शियल डेरिवेटिव्स पे ऑपरेट कर सकते हैं. A tensor field T is C infinity if its components are C infinity. यानी कि अगर इसके कंपोनेंट C infinity होंगे तो टेंसर फील्ड C infinity होगा. ये आगे एक नोट है कि टेंसर फील्ड ऑफ टाइप 01 इज कॉल्ड अ वन फॉर्म. उसको हम वन फॉर्म भी बोलते हैं. चूंकि हमने फॉर्म्स के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ना है तो हम इस डिस्कशन को वहीं पे जब फॉर्म्स के ऊपर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि फॉर्म्स क्या होती हैं. यहां पे सिर्फ आप इसको नोट कर लें कि टेंसर ऑफ टाइप 01 इज वन फॉर्म होगा, तो टेंसर ऑफ फील्ड ऑफ टाइप 02 टू फॉर्म होगा, 03 3 फॉर्म होगा. इन जनरल हम इस तरह से लिख सकते हैं. इस प्रोपोजिशन को रहने दें. रिमानियन मैट्रिक्स भी हम आगे पढ़ेंगे, उसको भी रहने दें. जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटीग्रल कर्व्स. जिस तरह हमने डिफरेंशिएबल कर्व्स पढ़ी थी और हमने कहा था कि हम कर्व कैसे डिफाइन करते हैं, हमने कहा था कि कर्व हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हम एक मैपिंग लें जो किसी इंटरवल से मैनीफोल्ड के ऊपर मैप हो रही हो. तो हम कहते हैं कि ये जो मैपिंग है ये मैनीफोल्ड के ऊपर एक कर्व डिफाइन करेगी और उस कर्व को वहां हमने गैमा को कहा था कि गैमा इज अ डिफरेंशिएबल कर्व. यहां पे हमने जो डिफाइन करनी है वेक्टर फील्ड के रेफरेंस से डिफाइन करनी है. इसके लिए जो लफ्ज यहां इस्तेमाल हो रहा है या जो हम यूटिलाइज करेंगे दैट इज नोन एज द इंटीग्रल कर्व्स. किसी का यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ ले. सर वो जो हमने इनसाइड W और आउटसाइड W के लिए सर वहां पे W क्या था? W एक सबसेट है ना मैनीफोल्ड का. W इज एनी सबसेट ऑफ M. सर क्या अगर W के अंदर होगा तो 1 देगा, नहीं तो 0? वो एक डेफिनेशन थी ना कि हमने कहा कि अगर W के अंदर एलिमेंट है, P W का एलिमेंट है तो 1 नहीं, आउटसाइड है. यानी M का तो एलिमेंट है लेकिन W में नहीं है, तो W के हिसाब से हमने उसकी डेफिनेशन की थी. सर फिर हम रियल नंबर्स पे इसको मैप कर रहे थे ना, तो फिर वो जो रियल नंबर्स पे यानी कि
1 और 0 भी रियल नंबर है ना, हम स्पेसिफिक रियल नंबर पे भी तो फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन भी तो डिफाइन होते ही हैं। जी सर। जी और सर जी जो हम एम पी आर एस कह रहे हैं, ये एम पी जो है ये टेंजेंट स्पेस नहीं है, ये हम मतलब उससे रिलेट ना करें इसको, सिर्फ ये टेंसर नहीं स्पेस। नहीं, ये स्पेस ऑफ टेंसर्स ऑफ टाइप आर एस है एट पॉइंट पी। ठीक है ये सर। क्या है? दिस इज द स्पेस ऑफ टेंसर्स ऑफ टाइप आर एस एट पॉइंट पी। ठीक। ठीक सर, वैसे टेंजेंट भी तो एज ए टेंसर एक्ट करते हैं, हमने पिछले हाँ, चैप्टर में वो पढ़ा था। टेंशन है, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइप के है ना, 1 0 टाइप के है ना, ये जनरल हम बात कर रहे हैं, वो 1 0 टाइप के हैं, ये हम यहाँ जनरल बात कर रहे हैं ऑफ टाइप आर एस। ठीक। ठीक। सर जब फील्ड की बात की जाए तो फिर तो हम स्पेस में बात कर सकते हैं ना? कौन सी स्पेस में? टेंसर फील्ड। हाँ, टेंसर फील्ड तो स्पेस के अंदर ही है ना, स्पेस तो वो भी होती है लेकिन स्पेशल स्पेस होती है ना 1 0 टाइप की। यहां हम जब टेंसर फील्ड की बात करेंगे तो स्पेस जनरल होगी आर एस टाइप की हम बात करें, यस सर, ठीक स्पेस है। ऑफ द टेंसर्स ऑफ टाइप आर एस। तो अगर x आपका कोई वेक्टर फील्ड है, इफ x इज अ वेक्टर फील्ड डिफाइंड ऑन सबसेट E, अ कर्व गैमा इज एन इंटीग्रल कर्व ऑफ x, यानी कि ये जो गैमा है ये इंटीग्रल कर्व कहलाएगी इफ द रेंज ऑफ गैमा, यानी कि जो रेंज ऑफ गैमा आपको पता है ना कि x गैमा क्या है, गैमा एक कर्व है। कर्व तो वही चीज है कि जो किसी इंटरवल से डिफाइन होती है और मैनीफोल्ड के ऊपर जाती है, मैनीफोल्ड के किसी सबसेट पे जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो जो मैनीफोल्ड का सबसेट बनता है, जो गैमा की रेंज बन रहा है ना, उसका गैमा का रेंज सेट, डोमेन सेट तो एक इंटरवल होगा, रेंज सेट मैनीफोल्ड का कोई सबसेट होगा या मैनीफोल्ड इटसेल्फ होगा। हम कह रहे हैं कि मैनीफोल्ड का जो सबसेट है जिसके ऊपर ये गैमा डिफाइन हो रही है, इफ द रेंज ऑफ गैमा इज कंटेन्ड इन ई, तो वो जो जिस सेट के अंदर गैमा का रेंज सेट बन रहा है, वो सेट अगर ई का सब सेट होता है, बन जाता है, यानी कि ई क्या है, ई इस एक्स का डोमेन सेट है, ये जो कैपिटल एक्स है इसका डोमेन सेट ई है। तो अगर गैमा का रेंज सेट ई सेट का सबसेट बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये गैमा उस एक्स की इंटीग्रल कर्व हो जाएगी। दोबारा बयान करता हूं, बताता हूं कि ये जो कैपिटल एक्स है इसका एक डोमेन सेट है जो कि मैनीफोल्ड का सबसेट है, और एक इसका रेंज सेट है जो कि टीएम है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका जो डोमेन सेट है वो मैनीफोल्ड का सबसेट है, वो एक्स का डोमेन सेट है, लेकिन जो कर्व होती है उसका डोमेन सेट इंटरवल होता है और उसका रेंज सेट मैनीफोल्ड के ऊपर होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कर्व का रेंज सेट एक्स के डोमेन सेट का सबसेट हो तो वो कर्व उस एक्स की इंटीग्रल कर्व हो जाएगी। एंड फॉर एवरी एस इन डोमेन, और एस के पॉइंट के लिए, यानी कि एस जो है इंटरवल का कोई एलिमेंट है ऑफ गैमा, द टेंजेंट वेक्टर सेटिस्फाइज, और जो टेंजेंट वेक्टर है वो क्या सेटिस्फाई करेगा कि गैमा स्टेरिक ऑफ एस, क्योंकि हम टेंजेंट किसी कर्व के ऊपर कैसे डिफाइन करते हैं, गैमा स्टेरिक से डिफाइन करते हैं, जो गैमा स्टेरिक ऑफ सी या गैमा स्टेरिक 0 हमने डिफाइन किया था। तो ये टेंजेंट वेक्टर है। वो कहता है कि ये टेंजेंट वेक्टर वही टेंजेंट वेक्टर हो कि गैमा ऑफ एस जो पॉइंट आएगा मैनीफोल्ड के ऊपर, उसके ऊपर जब कैपिटल एक्स ऑपरेट हो तो वो भी एक पर्टिकुलर टेंजेंट बनेगा। तो ये दोनों पर्टिकुलर टेंजेंट अगर एक ही टेंजेंट वेक्टर है तो तब हम कहेंगे कि ये कर्व जो है इस एक्स के साथ रिलेट होगी, तो गैमा स्टेरिक एक्स ऑफ गैमा के इक्वल हो जाए। हम कहते हैं कि अगर गैमा ऑफ 0 इज इक्वल टू पी, के 0 कोई इंटरवल के अंदर पॉइंट है, उस पे जब गैमा ऑपरेट होता है तो पी पॉइंट देता है जो मैनीफोल्ड के ऊपर है, तो हम कहेंगे कि गैमा स्टार्ट्स एट पी। तो गैमा जो कर्व है वो पी से शुरू होती है। इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जब हम इसको, इस प्रॉब्लम को, ये जो लिखा हुआ है ना गैमा स्टेरिक इज इक्वल टू एक्स ऑफ गैमा, इसको जब हम कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम गैमा स्टेरिक को जब कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो ये डी एफ बाई डी एस बन जाता है। आपको पता है ना, डी बाई डी एस एफ ऑफ गैमा बनता था बाई डेफिनेशन। ये चीज क्या बनेगी, ये चीज बनेगी डी बाई डी एस एफ ऑफ गैमा जो लेफ्ट साइड पे लिखी है। तो हम कहते हैं कि ये इंटीग्रल कर्व फाइंड करना, ये बेसिकली सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएंगी। तो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल कर्व रिड्यूसेस टू सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, बिल्कुल ये बात बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। फॉर कोऑर्डिनेट्स एक्स आई कोऑर्डिनेट अगर हो तो कैपिटल एक्स लिखा जाता है कैपिटल एक्स आई पार्शियल आई, गैमा स्टेरिक लिखा जाता है डी ऑफ एक्स आई ऑफ गैमा बाई डी यू,
ये ds जो भी हमारा पैरामीटर हो पार्शियल आई ऑफ गैमा, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर ऑपरेट हुआ, कोऑर्डिनेट एक्स आई के ऊपर ऑपरेट हुआ। तो हम कहते हैं कि ये दोनों तो आपस में रिलेट हो रहे हैं ना। गैमा स्टेरिक किसके ऊपर इक्वल है? एक्स ऑफ गैमा के इक्वल है। तो गैमा स्टेरिक एक्स ऑफ गैमा के इक्वल है। ये देख लें, गैमा स्टेरिक किसके इक्वल है? एक्स ऑफ गैमा के इक्वल है। तो एक्स ऑफ गैमा किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू एक्स ऑफ गैमा। तो एक्स किसके इक्वल है? एक्स आई पार्शियल आई। तो एक्स आई पार्शियल आई जब गैमा पे ऑपरेट होगा तो बन जाएगा एक्स आई ऑफ गैमा पार्शियल आई ऑफ गैमा। चूंकि ये साइड आपस में बराबर है, गैमा स्टेरिक एक्स ऑफ गैमा के बराबर है, तो ये राइट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो जब हम राइट साइड को आपस में इक्वेट करेंगे तो ये तो दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास बन जाएगा एक्स आई ऑफ गैमा इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स आई ऑफ गैमा बाई डी यू। तो ये कुछ भी नहीं है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मिसाल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि एम जो है वो R2 है, तो R2 के तो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई। दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसका मतलब है दो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, एक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो कैपिटल एक्स हो जाएगा, अगर मैं वेक्टर फील्ड लिखना चाहूं तो कैपिटल एक्स वेक्टर फील्ड लिखा जाएगा कोफिशिएंट पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल वाई। कोफिशिएंट आप निकाल भी सकते हैं कि कैपिटल एक्स को एक्स पे ऑपरेट करें तो पहला कोफिशिएंट निकल आएगा, कैपिटल एक्स को वाई पे ऑपरेट करेंगे दूसरा कोफिशिएंट। अगर आप ये कोफिशिएंट ए बी भी लिखें, यानी कि ए पार्शियल एक्स प्लस बी पार्शियल वाई, और बाय डेफिनेशन एक्स को एक्स पे ऑपरेट करें तो ए जो है वो आपकी वैल्यू निकल आएगी, ए की वैल्यू एक्स, और एक्स को वाई पे ऑपरेट करें तो बी की वैल्यू निकल आएगी वाई। तो आपका एक्स जो है वो एक्स पार्शियल एक्स और वाई जो है वाई पार्शियल वाई बन जाएगा। सर एक्स तो पी पे ऑपरेट होगा ना? ये कैपिटल एक्स तो पी पे ऑपरेट होगा, एक्स एफ पे भी ऑपरेट हो जाता है ना, एक्स एफ भी हमने कहा था। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये टेंजेंट वेक्टर हमने ये ऊपर जो किया था, मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको कि एक्स आई जो है ना, जो उसका कोफिशिएंट है कैपिटल एक्स आई, वो किसके इक्वल है? कैपिटल एक्स आई इक्वल है जब एक्स स्मॉल एक्स आई पे ऑपरेट होता है। ये नजर आ गया ना, इसकी बात कर रहा हूं जी सर। कैपिटल एक्स आई तब निकलता है जब एक्स एक्स आई पे ऑपरेट हो, ठीक है? तो एक्स मतलब जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स पे, पॉइंट नहीं कोऑर्डिनेट, एक्स आई तो कोऑर्डिनेट है ना, जो स्मॉल एक्स आई है वो तो कोऑर्डिनेट है ना। तो यहां पे चूंकि R2 के अंदर दो ही कोऑर्डिनेट्स हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कैपिटल एक्स होगा एक्स पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल बाई पार्शियल वाई। ये अगर एक्स हो तो अब एक्चुअली इसके लिए इंटीग्रल कर्व निकालनी है। ये दो सवाल है, वाई अलहदा है एक्स अलहदा। मैं पहले की बात कर रहा हूं कैपिटल एक्स की, वाई आप खुद सॉल्व कर लेंगे। कैपिटल एक्स की जब ये लेता हूं तो ये इक्वेशन क्या कहती है कि आई को अगर मैं 1 रखूं, ये इक्वेशन गैमा को भूल जाए फिलहाल, आई को 1 रखूं x1, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? dx1 बटा du, यही लिखा हुआ। आई को अगर 1 रखूं तो ये लिखा हुआ x1 इज इक्वल टू dx1 बाई du। x1 क्या है? पहला कोफिशिएंट। कैपिटल x1 क्या होता है? पहले कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट। पहले कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट यहां पे क्या है? स्मॉल x, ठीक है, और पहला कोऑर्डिनेट भी स्मॉल x है। तो इसका मतलब है कि जब मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो dx बाई du, पहले कोऑर्डिनेट का u से डेरिवेटिव, इक्वल होगा पहला कोफिशिएंट, और पहला कोफिशिएंट है स्मॉल x। तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, dx बाई du इज इक्वल टू x। इसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए लिखूंगा dy बाई du इज इक्वल टू y, यानी कि जो y के पार्शियल डेरिवेटिव के साथ आएगा वो dy बाई du उसके इक्वल हो जाएगा, जो x के पार्शियल डेरिवेटिव के साथ आएगा dx बाई du उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनका सोल्यूशन निकालूं तो x इज इक्वल टू a e पावर u, y इज इक्वल टू b e पावर u बन जाएगा। और अगर मैं यानी कि ये सोल्यूशन निकल आया, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व निकल आई ना, एक्स और वाई मुझे पता, मैं एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, और लिखूं गैमा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, तो मुझे पता है कि ये एक यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। कर्व में गैमा ऑफ थीटा लिखता हूं कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, जिस तरह DG1 में हमने कर्व्स लिखी थी। तो यहां पे भी जब मुझे एक्स और वाई मिल गया तो मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व लिख सकता हूं कि गैमा क्या होगी? a e पावर u b e पावर u, जिस तरह वहां गैमा ऑफ थीटा आता है या गैमा ऑफ u हो गया। और अगर मैं u को 0 पुट करूं तो इसका जो इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट है वो a b बन जाएगा। ये इस जो वेक्टर फील्ड x है उसके लिए जो कर्व बनी वो ये बनी। अगर मैं वेक्टर फील्ड y के लिए देखूं तो वेक्टर फील्ड y के लिए dx बाई du हो जाएगा माइनस y के बराबर,
और डी वाई बाई डी यू हो जाएगा एक्स के बराबर। ये वेक्टर फील्ड वाई के लिए डी एक्स बाई डी यू हो गया माइनस वाई के बराबर, और डी वाई बाई डी यू हो गया एक्स के बराबर। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा, ये दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये कपल्ड है, इनको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूं, तो ये हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी यू, और डी वाई बाई डी यू की वैल्यू एक्स पुट करूं तो ये बन जाएगा डी टू एक्स बाई डी यू स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये एक सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इन एक्स वेरिएबल, जिसका सोल्यूशन कॉज और साइन की फॉर्म में होता है। तो जब मैं उसको कॉज और साइन की सोल्यूशन निकाल लूंगा तो वो इस तरह के सोल्यूशन आएंगे एक्स और वाई। और इसको भी जब मैं कर्व की सूरत में लिखता हूं तो इज इक्वल टू ए कॉज यू माइनस बी साइन यू एंड बी कॉज यू प्लस ए साइन यू टाइप का सोल्यूशन बनता है। तो ये आपने इसको सॉल्व करके देख लेना है डिफरेंशियल इक्वेशंस को। आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ, जो फ्लोज है मैं अगली दफा पढ़ूंगा, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में किसी का यहाँ तक क्वेश्चन हो तो सर ये जो हमने डिफाइन की है, जी दोबारा पूछे सर। ये जो जी सर वो बताना था कि मंडे को जो है ना सर, आपको इंशाल्लाह आपका पेपर होगा मिड का, तो मिड का तय हो गया। यस सर, 5 को पहला पेपर है सर आपका है। नहीं, वो डेट शीट आई है कोई? डेट शीट सर फरहान साहब ने कहा था कि आप सेंड कर दें, तो हमने जो है ना फरहान साहब को भेज दी है, तो उसमें पहला मतलब आपका ही होगा 5 का। हमने उसे फरहान साहब को भी बता दिया। बस ठीक है, जिधर तक आज पढ़ लिया यही मिड, यहीं तक मिड हो, ठीक है सर। वो जो हमने कर्व डिफाइन की है सर, वो कौन सी कर्व बनाइए सर शुरू से जो सर जो आपने एग्जांपल से पहले मतलब डिफाइन किया था। अच्छा, वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आज के लेक्चर तक पढ़ लिया ये सब मिड में शामिल होगा, ठीक है? ठीक है इंशाअल्लाह सर। और पेपर सर थोड़ा सा आसान बनाइएगा। और यार तुम पेपर की फिक्र ना करो, पढ़ने की फिक्र करो। मेरे बच्चों से पूछ लिया करो, मैं उनके पढ़ने के पे ज्यादा तवज्जो देता हूँ, पेपरों पे कम तवज्जो देता हूँ, समझ? हम इंशाअल्लाह सर रेगुलर बस पढ़ने पे तवज्जो दें, पढ़ने पे। जी बताइए, कौन सी बात समझ नहीं आई कर्व जो बनाई है? सर ये नीचे इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। हाँ, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, ये तो आपको पता है ना कि एक्स को एक्स आई पार्शियल आई लिखा जाता है, ठीक है जी सर। और गैमा स्टेरिक भी आपको पता है कि हम गैमा स्टेरिक को भी लिख सकते हैं डी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, डी ऑफ एक्स आई बाई डी यू पार्शियल आई ऑफ गैमा। वो गैमा साथ लगा हुआ है कि गैमा कर्व की बात हो रही, ठीक है? एक्स ऑफ गैमा, और ये जो डेफिनेशन है जो हमने ऊपर डिफाइन की थी कि ये इंटीग्रल कर्व की डेफिनेशन, वो ये कहती है कि गैमा स्टेरिक एक्स ऑफ गैमा के बराबर हो। एस को भूल जाए तो गैमा स्टेरिक एक्स ऑफ गैमा के बराबर है। तो इस डेफिनेशन के तहत एक्स ऑफ गैमा, मैं इसमें एक्स की ये वैल्यू पुट करता हूं कैपिटल एक्स आई पार्शियल आई, तो एक्स ऑफ गैमा बनता है कैपिटल एक्स आई ऑफ गैमा इनटू पार्शियल आई ऑफ गैमा। तो इन दोनों, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, गैमा स्टेरिक एक्स ऑफ गैमा के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये साइड आपस में बराबर होगी। इस साइड के बराबर होने का मतलब है कि कैपिटल एक्स आई ऑफ गैमा इक्वल होगा डी एक्स आई ऑफ गैमा बाई डी यू। गैमा तो एक कर्व की बात है, कर्व को बीच में से हटा दूं तो ये कैपिटल एक्स आई बराबर होगा डी एक्स आई बाई डी यू। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सर ये एक्स आई ऑफ गैमा जो हमने उसकी जगह रिप्लेस की है, किसकी जगह? इसकी जगह? जी सर, ये ऊपर डी एक्स आई ऑफ गैमा बाई डी यू की जगह एक्स आई ऑफ गैमा लिखा है। किधर? इसकी जगह? नहीं, ये देखिए ना, ये लेफ्ट साइड बराबर है ना, गैमा स्टेरिक एक्स ऑफ गैमा के बराबर है, इस डेफिनेशन से बराबर है ना सर। ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ये हमने अलग लिखी है, ये ऊपर वाली से हमने रिलेट की है। ये अलग लिखी है, ये अलग लिखी है। ये जो इक्वेशन इस एक्स ऑफ गैमा, एक्स की अगर मैं वैल्यू पुट करूं एक्स आई पार्शियल आई ऑफ गैमा, तो वो हो जाएगा एक्स आई ऑफ गैमा पार्शियल आई ऑफ गैमा, वो इससे लिखी है। ये जो नीचे वाली में इस कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स आई पार्शियल आई सब्स्टिट्यूट की है, फिर ये बनी है। अब ये दोनों आपस में इक्वेट हो रही हैं, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, ठीक है? चले सोच लीजिएगा, फिर भी मैं इधर ही अगले लेक्चर में आप पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो। जी सर ये पीडीएफ और सर रिकॉर्डिंग सर शेयर कर दीजिएगा सर, पिछली भी सर नहीं की सर। अच्छा चले, मुझे वो ईमेल भेज दो ना नवीद खान, तो मैं तुम्हें ईमेल सेंड कर दूंगा, ठीक है? अपना ईमेल एड्रेस भेज। यस सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।
है।